जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विजय जीएस वर्ल्ड फैमिली में। दोस्तों आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो होगा हिस्ट्री पर। दोस्तों हिस्ट्री का हमने बहुत ही प्यारा चैप्टर चुना है जिसका नाम है दिल्ली सल्तनत। अगर बात करते हैं दोस्तों दिल्ली सल्तनत की, तो दिल्ली सल्तनत दोस्तों 1206 से 1526 ईस्वी तक चली। कहने का तात्पर्य ये है कि 1206 से 1526 ईस्वी तक के समय काल को दोस्तों हम दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि दिल्ली सल्तनत पर कुल कितने राजवंशों का शासन चला, तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत पर पूरे 5 राजवंशों का शासन चला। कौन कौन से वो राजवंश थे, आइए इनके बारे में हम समझते हैं। दोस्तों पहला राजवंश था गुलाम वंश, दूसरा जो था खिलजी वंश, तीसरा दोस्तों तुगलक वंश, और चौथा दोस्त था सैयद वंश, और पांचवा था दोस्तों लोदी वंश। क्लियर है, तो इस तरीके से दिल्ली पर पूरे 5 राजवंशों का शासन चला, जिसमें से पहला राजवंश दोस्तों गुलाम वंश और अंतिम राजवंश था लोदी वंश। क्लियर है। अगर प्रश्न ऐसा पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था, क्लियर है, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था, दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को बताना है। क्यों? क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में दोस्तों, कब? 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया था। क्लियर है। कुतुबुद्दीन कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। अगर दोस्तों प्रश्न पूछता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन था, लोदी वंश, और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक यानी लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी था। क्लियर है। इब्राहिम लोदी को ध्यान दीजिएगा, बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया और दिल्ली सल्तनत की सत्ता को उखाड़कर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किया था। ये पॉइंट जान जाइए। क्लियर है। अब कोई आपको दिक्कत किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक प्रश्न और आपको याद रखना है दोस्तों कि ये जो दिल्ली सल्तनत का पहला राजवंश था दोस्तों गुलाम वंश, इसे दोस्तों इल्बरी वंश के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों? इल्बरी वंश के नाम से जानते हैं। क्लियर है। तो गुलाम वंश को इल्बरी वंश के भी नाम से जानते हैं। ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। क्लियर है। आइए दोस्तों, कल जैसे कि हमने चर्चा कर ही लिया था कल के लेक्चर में गुलाम वंश। क्लियर है। गुलाम वंश के बारे में हमने कल बढ़िया से चर्चा किया था। यदि आप लोग ना देखें उस वीडियो को, जाके दोस्तों देख लीजिए। क्लियर है। तो दोस्तों हमने कल बताया था कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्लियर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना कब किया था, तो 1206 ईस्वी में किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दोस्तों लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। क्लियर है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दोस्तों, ये भारत की प्रथम मस्जिद जिसका नाम था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, कहाँ स्थापित किया दोस्तों? दिल्ली में स्थापित किया था। और 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद जो है अजमेर में किया था। क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं होना चाहिए दोस्तों। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक और महान कार्य किया था दोस्तों। इसने जो कुतुब मीनार आप दिख रहे हैं दिल्ली में देख रहे हैं, तो कुतुब मीनार की जो नींव डाली थी दोस्तों, ये किसके द्वारा डाली गई थी दोस्तों? ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही डाला गया था। क्लियर है, कोई दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक को कुरान खां के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये कुरान का बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर पाठ करता था। इसी कारण दोस्तों इसे कुरान खां के नाम से पुकारते थे। और दोस्तों लाख बख्श के नाम से जानते हैं क्योंकि ये लाखों का दान भी करता था। इसी कारण से लाख बख्श के नाम से बुलाते थे। क्लियर है दोस्तों। कुतुबुद्दीन ऐबक की जानते ही हैं 1210 ईस्वी में
चौगान अर्थात पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। क्लियर है। और मृत्यु होने के बाद दोस्तों जानते हैं उसके बाद उसका उत्तराधिकारी आराम शाह जो है दिल्ली सल्तनत की अर्थात गुलाम वंश का अगला शासक बना। तो दोस्तों आइए एक नज़र में हम लोग देखते हैं कि गुलाम वंश का जो शासन था कितने राजवंश, कितने सुल्तानों का, कितने शासकों का शासन चला। अगर बात करूं दोस्तों गुलाम वंश का, तो गुलाम वंश दोस्तों 1206 से 1290 ईस्वी तक चला था। कितना? 1206 से कितना 1290 ईस्वी तक गुलाम वंश का समय पीरियड था। दोस्तों गुलाम वंश में ध्यान दीजिएगा, पहला जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसके बारे में हमने अभी आपको बताया। क्लियर है। तो कल के लेक्चर में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में अच्छे से बढ़िया से चर्चा किया था और बढ़िया से हम लोगों ने समझा भी और प्रश्न का आंसर भी कमेंट बॉक्स में दिया भी था। क्लियर है। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो था गुलाम वंश का संस्थापक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दोस्तों इसका पुत्र आया, यानी इसका उत्तराधिकारी जो था आराम शाह। क्लियर है। आराम शाह के बाद दोस्तों इल्तुतमिश क्या हुआ, गुलाम वंश का अगला शासक हुआ। फिर रुकनुद्दीन हुआ, फिर रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान जानते हैं देश की प्रथम महिला सुल्तान थे। फिर उसके बाद दोस्तों मुइजुद्दीन बहराम शाह आया, फिर नसीरुद्दीन महमूद आया, फिर दोस्तों गयासुद्दीन बलबन था, फिर मुइजुद्दीन कैकुबाद, फिर दोस्तों क्यूमर्स था। लेकिन दोस्तों अगर मैं बात करूं, इतने शासकों को हमें नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों गुलाम वंश में पूरा 11 शासक हुए। कितने? गुलाम वंश में कितने दोस्तों? 11 शासक बने, जो आपको पूरा 11 शासक दिख रहे हैं। लेकिन 11 शासक दोस्तों योग्य नहीं थे। क्लियर है। 11 शासक योग्य नहीं थे, कुछ दोस्तों नालायक भी थे, कुछ अयोग्य थे, जिनको राजपाट संभालने की कोई चेष्टा नहीं थे। जैसे हमारे घर मोहल्ले में या घर परिवार में देख लेते हैं, किसी पिता के अगर 4 औलाद हैं तो उसमें से 1-2 क्या होते हैं? आवारा होते हैं, निकम्मा होते हैं। क्लियर है। 1 ही 2 अच्छे होते हैं। सेम इसी प्रकार से 11 शासक हुए गुलाम वंश में, लेकिन 11 में से दोस्तों सभी योग्य नहीं थे, कुछ निकम्मे थे। क्लियर। अयोग्य जिसे बोला जाता है, राज करने की कोई चेष्टा नहीं थी दोस्तों। जो भी धन दौलत था घर का वो सब अय्यासियों में लुटा देते थे। क्लियर है। तो गुलाम वंश थोड़ा देख लीजिए। गुलाम वंश का जो समय पीरियड था 1206 से 1290 ईस्वी था। इसमें 11 शासक जो थे हुए थे। खिलजी वंश का जो समय पीरियड था दोस्तों वो 1290 से 1320 ईस्वी तक, इसमें कुल 5 शासक हुए। क्लियर है। और तुगलक वंश में दोस्तों 1320 से, यानी तुगलक वंश की स्थापना 1320 में हुई और 1398 में इस वंश का खात्मा हो गया। इसमें पूरे 9 शासक शासन किए थे। और सैयद वंश की बात करते हैं दोस्तों 1414 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई और 1451 में यानी सैयद वंश का अंत हो गया। और इसमें पूरे 4 शासक शासन किए थे। और लोधी वंश की बात करते हैं दोस्तों 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना हुई और 1526 ईस्वी में लोधी वंश का खत्म, यानी एक प्रकार से पतन हो गया। और इसमें पूरे 3 शासक हुए थे। वर्तमान से हम बात कर रहे हैं दोस्तों गुलाम वंश की। गुलाम वंश में पूरे कितने शासक हुए? 11 शासक हुए। 11 शासकों का लिस्ट आपको दिख रहा है। क्लियर है। लेकिन दोस्तों हमें पढ़ना किसके बारे में है, ये बात प्रश्न है। दोस्तों हमें पढ़ना है कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है, जो कि हमने कल पढ़ा था। और दोस्तों पढ़ना है हमें इल्तुतमिश के बारे में जानना है, और दोस्तों रजिया सुल्तान के बारे में जानना है। क्लियर है। और हमें जानना है दोस्तों बलबन। ये 4 ही दोस्तों ऐसे गुलाम वंश के शासक हुए जो कि योग्य थे। क्लियर है। इन्हीं के दम पर गुलाम वंश एक प्रकार से प्रगति पर था और इतिहास में एक अच्छा स्थान प्राप्त किया है। क्लियर है। और जो भी आपको दोस्तों शासक दिख रहे हैं, जैसे रुकनुद्दीन, कुतुबुद्दीन बहराम शाह, आराम शाह, मुइजुद्दीन कैकुबाद, क्लियर है, तो ये सब अयोग्य थे। इनके शासन पीरियड में ज़्यादा कुछ विकास नहीं हो पाया। क्लियर है। तो इस तरीके से ये पॉइंट बिल्कुल भी दिमाग पे सेट कर लीजिए। तो दोस्तों
आशा है कि ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। और हमने कल कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था और हर एक पॉइंट को हमने अच्छे से माइंड में अपने सेट भी किया था। लेकिन दोस्तों आज हम सेट करना चाहते हैं, थोड़ा सा पॉइंट को लेके चलेंगे, आराम शाह को भी लेके चलेंगे और साथ में इल्तुतमिश को भी लेके चलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना प्यारा लेक्चर, जो कि गुलाम वंश के दूसरे शासक बहराम शाह और इल्तुतमिश पर होगा। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक लगे रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए और लास्ट में प्रश्न का आंसर जरूर से जरूर दीजिए दोस्तों, क्योंकि प्रश्न का आंसर देने से मन का मनोबल बढ़ता है। क्लियर है? तो इसको हम दोस्तों मिटाते हैं और पहुंचते हैं आराम शाह के पास और उनकी हिस्ट्री को हम लोग जानते हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग लगे रहिए और बढ़िया से मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत में ही दोस्तों क्या है बताइए, तो सफलताएं हैं। क्लियर है? तो जो भी इंसान अपने जीवन में मेहनत किया है उससे जरूर से जरूर सफलता मिली है। कभी लेट तो कभी फास्ट। क्लियर है? तो दिल्ली सल्तनत 1290 ईस्वी तक ये 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत चला। दिल्ली सल्तनत का दोस्तों पहला राजवंश क्या था? गुलाम वंश। क्या था दोस्तों? गुलाम वंश। क्यों गुलाम? क्योंकि इसमें जितने भी शासक हुए वे एक ना एक किसी के गुलाम ही थे। गुलाम वंश का जो समय पीरियड था दोस्तों 1206 से 1526 ईस्वी तक चला। गुलाम वंश का प्रथम शासक क्या था? कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्लियर है? अब दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की जानते ही हैं मृत्यु हो गई। उसके बाद कौन आया? आराम शाह आया। क्लियर है? आराम शाह। क्लियर है? तो आराम शाह का जो शासन था दोस्तों वो था 1210 ईस्वी। क्लियर है? यानी 1210 ईस्वी में ये क्या हुआ? शासक बना। लेकिन ये ज़्यादा दिन दोस्तों टिक नहीं पाया क्योंकि ये अयोग्य था। क्लियर है? दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की दोस्तों आकस्मिक मृत्यु हो गई। आकस्मिक मृत्यु मतलब घोड़े से पोलो खेलते समय, चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने की वजह से दोस्तों इसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। मृत्यु की वजह से दोस्तों जो उत्तराधिकारी था, उत्तराधिकारी की चुनाव की जो समस्या थी वो तुर्की सरदारों ने स्वयं हल कर लिया। स्वयं हल करने का मतलब दोस्तों कुछ तुर्की सरदारों ने दोस्तों आराम शाह को गुलाम वंश का शासक नियुक्त किया। क्लियर है? आराम शाह को गुलाम वंश का दूसरा शासक नियुक्त किया। लेकिन ये बंदा जो था दोस्तों अयोग्य था। क्या था दोस्तों? अयोग्य था। अयोग्य मतलब जानते हैं? इसके अंदर राज करने का कोई गुण ही नहीं था। राजा का कोई गुण ही नहीं था। क्लियर है? राजा था लेकिन राज कैसे किया जाएगा वो चीज नहीं थी। क्लियर है? ये दोस्तों एक प्रकार से आवारा था, ऐसा मान सकते हैं। क्लियर है? जैसे आप देखते हैं कि कहावत है ना कि अमीर बाप की बिगड़ी औलाद, वही था ये आराम शाह। यानी अयोग्य था, जो राजा का गुण होता है इसके अंदर था ही नहीं। क्लियर है? तो जनता की सेवा क्या करेगा? जनता की प्रजा की रक्षा क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। क्लियर है? क्योंकि इसके अंदर क्या था? अयोग्यतापन था। दोस्तों आराम शाह जानते ही हैं एक अच्छा अयोग्य व्यक्ति था। अनेक तुर्क सरदारों ने दोस्तों इसका विरोध भी करने लगे। जो इसके भाई जो देश के लिए, देश के हित में थे, वो सरदार जो थे इसके प्रति क्या करने लगे दोस्तों? विरोध करने लगे कि कैसा शासक आके बैठ गया है, ये तो प्रजा की नहीं सुन रहा है। क्लियर है? प्रजा की सुन ही नहीं रहा है, तो प्रजा जब सुन ही नहीं रहा भाई देश कैसे चलाएगा? क्लियर है? तो बहुत सारे सरदार जो थे इससे विरोध करने लगे, इसको नापसंद करने लगे। तो दोस्तों फिर धीरे धीरे क्या हुआ? प्रश्न इल्तुतमिश पे जाने लगा। क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश दोस्त था एक योग्य था। क्लियर है? एक योग्य शासक था। और दोस्तों इल्तुतमिश का जो है सरदारों के मन में प्रश्न उठने लगा कि अब हम इल्तुतमिश को क्या बनाएंगे? गुलाम वंश का अगला शासक बनाएंगे। क्लियर है? तो दोस्तों आप लोग जानते ही हैं दिल्ली के तुर्क सरदारों ने बदायूं के गवर्नर, इल्तुतमिश कहाँ के गवर्नर थे? बदायूं के गवर्नर थे। क्लियर है?
तो पॉइंट नोट कर लीजिए दोस्तों। बदायूं के गवर्नर के पद पर कौन नियुक्त थे दोस्तों? इल्तुतमिश। कौन थे दोस्तों? इल्तुतमिश। ये इल्तुतमिश दोस्तों कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और साथ में दामाद भी था। ये पॉइंट जानते रहिए। क्लियर है? तो दोस्तों बदायूं के गवर्नर इल्तुतमिश को एक पत्राचार के माध्यम से दोस्तों बुलाया गया कि आप जल्द से जल्द कहाँ आ जाइए? दिल्ली आ जाइए और आपको ध्यान दीजिएगा गुलाम वंश का अगला सुल्तान नियुक्त किया जाएगा। तो दोस्तों इसकी खबर जब इल्तुतमिश को लगी तो ये भी खुश होकर एकदम फूल गदगद हो गया। ये भी अपने घोड़े पे बैठा और धार घोड़ा लेके पहुंच गया दिल्ली पर। क्लियर है? तो दोस्तों इल्तुतमिश शीघ्र ही दिल्ली पर पहुंच गया और आराम शाह ने भी दोस्तों ध्यान दीजिएगा। अब आराम शाह दोस्तों इसके दिमाग पे तो खटखटी लग गई कि अब भाई ये इल्तुतमिश आ रहा है, अब मेरी तो यानी एक प्रकार से पत्ता गोल है। तो दोस्तों ये अब आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच युद्ध भी होगा। युद्ध होने का मेन कारण क्या है? आराम शाह की गद्दी छीनने वाली है और इल्तुतमिश अब आ रहा है गुलाम वंश का अगला शासक बने। क्लियर है? तो दोस्तों दोनों शासकों के पक्ष में युद्ध भी होगा, यानी दोनों के बीच में दोस्तों युद्ध हुआ। क्लियर है? इस युद्ध में दोस्तों आराम शाह क्या हो गया? पराजित हो गया। अब भाई पराजित होगा ही, इसका मेन रीजन ये है क्योंकि यह एक अयोग्य था। क्लियर है दोस्तों? आराम शाह पराजित हुआ और इसकी क्या हो गया? हत्या भी कर दी गई, यानी इसकी हत्या कर दिएगा। क्लियर है? न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी। क्लियर है? इसी कारण क्या हुआ? इल्तुतमिश ने कहा कि चलो बेटा अब तुम्हारा पत्ता गोल है, अब मैं ही यहाँ का शासक बनूंगा। क्लियर है? तो इल्तुतमिश ने दोस्तों आराम शाह के क्या कर दिया? हत्या कर दिया। बेचारा का 1210 ईस्वी में मृत्यु हुई। कुतुबुद्दीन ऐबक में 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई, यानी 21 साल क्या हुआ? ये शासक नहीं बन बैठा। क्लियर है? इसीलिए कहते हैं दोस्तों कोई भी काम करो योग्यता पूर्ण करो। क्लियर है? अयोग्यता में बहुत बड़ी बुराई है, असफलताएं भी हैं, जैसे देख रहे हैं आराम शाह के साथ हुआ। क्लियर है? आशा है कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया है। अब मिटाएं तो मिटाते हैं और चलते हैं दोस्तों किसके पास? इल्तुतमिश के पास। दोस्तों क्यों? क्योंकि इल्तुतमिश योग्य शासक था। क्लियर है? इल्तुतमिश, आप लोग इल्तुतमिश का नाम सुने ही हैं, बहुत सुने हैं, पढ़े भी हैं। इसका जो समय काल था दोस्तों इल्तुतमिश का 1210 से 1236 ईस्वी तक था। क्लियर है? यानी 1210 से 1236 ईस्वी तक दोस्तों ये यानी कहाँ का? गुलाम वंश का तीसरा शासक बना। क्लियर है दोस्तों? अगर मैं बात करूं थोड़ा इसके प्रारंभिक जीवन के बारे में। क्लियर है? इसका प्रारंभिक जीवन कैसे था, कैसे ये बेचारा गुलाम बना, किस तरीके से। तो दोस्तों इल्तुतमिश के प्रारंभिक अगर हम जीवन के बारे में बात करते हैं तो इल्तुतमिश दोस्तों इलबारी, क्लियर है, इलबारी फिरके का तुर्क था। क्लियर है? इलबारी फिरके का तुर्क था। क्लियर है? और दोस्तों इल्तुतमिश के जो पिता थे, क्लियर है, वो दोस्तों इलबारी फिरके का, ध्यान दीजिएगा, क्या था? सरदार था। क्लियर है? तो इलबारी फिरके का सरदार कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश के पिताजी। और इल्तुतमिश दोस्तों इलबारी फिरके का तुर्क था। ये पॉइंट बिल्कुल भी अपने दिमाग पे दोस्तों सेट कर लीजिए। क्लियर है? दोस्तों एक पॉइंट और भी याद रखना है, ये गुलाम कैसे बना इसका भी कारण हमें जानना है। दोस्तों बचपन में दोस्तों ध्यान दीजिएगा इल्तुतमिश जो था अत्यंत सुंदर था। क्लियर है? यानी देखने में बहुत ही सुंदर था। क्लियर है? कुशाग्र बुद्धि का था और प्रतिभा संपन्न था। इसी कारण दोस्तों इसके जो भाई थे वो बहुत ही दोस्तों इससे ईर्ष्या करते थे। क्लियर है? बहुत ही इससे क्या करते थे? ईर्ष्या करते थे। दोस्तों ईर्ष्या के कारण इसके भाइयों ने दोस्तों बचपन में ही दोस्तों इसे क्या हुआ? गुलाम बनाकर, क्या दोस्तों? गुलाम बनाकर इसे बाजार में बेच दिया। ऐसे ऐसे भाई हैं सोचते दोस्तों, ऐसे ऐसे इस धरती पर भाई विराजमान हैं जो अपने भाई की सुंदरता,
क्लियर है, उसकी बुद्धि विवेकशीलता को देखकर इतना ज़्यादा ईर्ष्या करने लगे कि अपने भाई को दोस्तों ये गुलाम बनाकर बेच दिए। क्लियर है, सोचो कितना शर्म वाली बात है। क्लियर है दोस्तों, इसे जब धोखे से गुलाम बनाकर बेच दिया गया तो इसे दोस्तों कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, कौन दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक, क्लियर है, ने इसे क्या कर लिया, खरीद लिया। क्लियर है, इसको खरीद लिया, इसकी बुद्धिमत्ता, क्लियर है, इसकी सुंदरता, इसकी कुशाग्र बुद्धि को देखकर इल्तुतमिश ने दोस्तों इसको खरीद लिया। क्लियर है, इल्तुतमिश को खरीद लिया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। क्लियर है, जब दोस्तों खरीद लिया तो इसको लाया अपने दरबार में। क्लियर है दोस्तों, एक बच्चे की तरह कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे पाला पोषा। क्लियर है, हर एक खुशी बाप की दिया, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है दोस्तों, इसी वजह से इल्तुतमिश इसका वफादार था, बहुत ही वफादार था और सच्चा गुलाम का, अपने प्रकार से जो गुलाम का जो पद होता है उसको इसने निभाया। क्लियर है, कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों इतना इसकी बुद्धिमत्ता से, इसकी ईमानदारी से इतना प्रेरित हो गया कि इसने अपनी पुत्री का विवाह दोस्तों इल्तुतमिश से कर डाला। इसी कारण दोस्तों कहा जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद कौन था दोस्तों, इल्तुतमिश था। क्लियर है दोस्तों, एक पॉइंट याद रखना, अगर मेरे उच्चारण में कुछ त्रुटियां होती हैं क्षमा चाहते हैं, क्योंकि बोलते बोलते मुंह से जो है थोड़ा निकल जाता है, इसलिए हम सॉरी। तो दोस्तों अब इस तरीके से इल्तुतमिश, ध्यान दीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था और गुलाम भी था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दोस्तों इसको थोड़ा सा हम लोग मिटाते हैं और फिर हम आगे की कहानी समझते हैं। क्लियर है, तो इसको हम पूरा मिटाएंगे और मिटाने के बाद हम इल्तुतमिश के बारे में और भी कुछ बहुत कुछ जानकारियां लेते हैं। इल्तुतमिश, क्लियर है दोस्तों, इसकी बुद्धिमत्ता को देखते हुए दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कौन, इसका नाम भी लिख देते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने पहले इसे सर्जनदार के पद पर नियुक्त किया। किसे दोस्तों, सर्जनदार के पद पर नियुक्त किया। क्लियर है, फिर धीरे धीरे इसकी ईमानदारी, क्लियर है, को देखते हुए दोस्तों इसके बाद अमीर ए शिकार, क्या दोस्तों बहुत अच्छा पद होता है, क्या पद दिया गया, अमीर ए शिकार, शिकार के पद पर दोस्तों नियुक्त किया गया। क्लियर, इसकी ईमानदारी को देखते हुए अमीर ए शिकार का जो पद है बहुत ही उच्च पद होता है। क्लियर है, मुस्लिमों में। क्लियर है, तो इस तरीके से दोस्तों इसकी धीरे धीरे प्रमोशन होता रहा और धीरे धीरे ये क्या हुआ, कुतुबुद्दीन ऐबक का बहुत ही विश्वसनीय बन गया। क्लियर है, ये पॉइंट बिल्कुल अपने दिमाग पे सेट कर लिए दोस्तों। इल्तुतमिश दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये शमसी वंश का था। क्लियर है, शमसी वंश का था। क्लियर है, इल्तुतमिश कौन था दोस्तों, शमसी वंश का था, इसलिए इसके नए वंश का नाम शमसी वंश ही था। क्लियर है, भारत में तुर्की, ध्यान दिए, तुर्की वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में भी जाना जाता है। तो तुर्की वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है, तो दोस्तों इल्तुतमिश को ही जाना जाता है। दोस्तों अगर पूछता है कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था दोस्तों, वो था इल्तुतमिश। कोई दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए। दोस्तों इल्तुतमिश तुर्किस्तान का जानते हैं इलबरी तुर्क था, जो ऐबक की, ध्यान दीजिए, मृत्यु के बाद बदायूं का क्या था दोस्तों, गवर्नर था। क्लियर है, इल्तुतमिश दोस्तों अपनी राजधानी
किसको बनाया था बताइए दोस्तों। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। क्लियर है, किसको बनाया दोस्तों? दिल्ली, यानी लाहौर से अपनी राजधानी हटाकर दिल्ली को बनाया था। ये पॉइंट बिल्कुल भी सेट कर लीजिए। क्लियर है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी राजधानी किसको बनाया था दोस्तों? लाहौर को बनाया था। क्लियर है। और इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किससे बनाया दोस्तों? दिल्ली को बनाया। कोई दिक्कत है? अब नहीं होना चाहिए। इल्तुतमिश ने दोस्तों जानते ही हैं कुतुब मीनार, क्लियर है, नाम सुने हैं कुतुब मीनार। ये वही कुतुब मीनार है दोस्तों जिसकी नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। क्लियर है, ये वही कुतुब मीनार है जिसकी नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। लेकिन बेचारा जानते ही हैं आकस्मिक इसकी मृत्यु हो गई घोड़े से गिरने की वजह से, इस कार्य को पूरा भी नहीं करा पाए। लेकिन इसका दामाद, क्लियर है, इसका गुलाम जिसका नाम था इल्तुतमिश, उस मीनार को बनाकर खड़ा कर दिया। क्लियर है, यानी इल्तुतमिश के शासन काल में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा हुआ। क्लियर है, कोई दिक्कत अब आपको नहीं होना चाहिए। दोस्तों एक पॉइंट और याद रखना दोस्तों, इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली लागू किया। कौन सी प्रणाली? इक्ता प्रणाली। अब यहाँ पर हम लिख देते हैं कौन सी प्रणाली लागू किया दोस्तों? इक्ता प्रणाली। अब ये इक्ता प्रणाली क्या है ये भी जानना बहुत जरूरी होता है। क्यों जाना? क्योंकि जानना भाई जरूरी है ना कि इक्ता प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। ट्रिक भी बन रहा है, इससे इक्ता, इससे इल्तुतमिश हो रहा है ना दोस्तों। इक्ता एक अरबी शब्द है। क्या है दोस्तों? इक्ता एक अरबी शब्द है। इक्ता क्या है? एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है दोस्तों भूमि होता है। क्लियर है, इसका अर्थ क्या होता है? इक्ता का अर्थ हो दोस्तों भूमि होता है, या इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है दोस्तों भूमि होता है। दोस्तों इसके अंतर्गत, क्लियर है, इसके अंतर्गत सैनिक व गैर सैनिक को, क्लियर है, सैनिक व गैर सैनिक को, क्लियर है, नगद वेतन की जगह क्या होती थी? भूमि दान में दी जाती थी। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि जो इल्तुतमिश की सेना, मतलब इल्तुतमिश की जो सेना में लोग रहते थे, क्लियर है, उन्हें दोस्तों इक्ता प्रणाली के तहत नगद वेतन नहीं दिया जाता था। यानी नगद उनके हाथों में पैसा नहीं दिया जाता था, बल्कि दोस्तों उन्हें भूमि दिया जाता था। किस क्या जाता है दोस्तों? भूमि दिया जाता था। क्लियर है, इसीलिए दोस्तों यह भूमि एक प्रकार से इक्ता जो है भूमि शब्द से संबंधित है। क्लियर है। और दोस्तों यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना दोस्तों, जो भूमि होती थी, क्लियर है, जो भूमि होती थी इससे भूमि को हम क्या बोलते थे? इक्ता देते थे। क्लियर है, जो सैनिक और गैर सैनिकों को जो भूमि दिया जाता था उस भूमि को क्या कहते दोस्तों? इक्ता कहते थे। लेकिन जो व्यक्ति, क्लियर है, जो व्यक्ति इस भूमि को लेता था उसे दोस्तों क्या कहते थे? इक्तादार। ये पॉइंट याद रखिए, जो व्यक्ति भूमि को लिया उसे इक्तादार कहते हैं, और जो जो भूमि होती है उसे हम इक्ता कहते हैं। क्लियर है। अब इक्ता भूमि किसे दिया था दोस्तों? जो सैनिक थे और जो गैर सैनिक थे उन्हें नगद वेतन की जगह पर दोस्तों भूमि दान में दिया जाता था। क्लियर है, तो भूमि क्या दिया जाता? तो प्रदान की जाती थी। क्लियर है। अब भूमि जब प्रदान की जाती थी, जो व्यक्ति भूमि लेता था उसे इक्तादार कहते थे, और जो भूमि होती थी दोस्तों उसे इक्ता कहते थे। अब ये आप पॉइंट आपके माइंड में सेट हो गया होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, चलो एक बार पॉइंट करते हैं दोस्तों। इल्तुतमिश किस वंश का था दोस्तों? शमसी वंश का था। क्लियर है। इल्तुतमिश दोस्तों इलबारी फिरके का तुर्क था, ये भी पॉइंट दिमाग पे सेट कर लिए। इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किससे बनाई दोस्तों? दिल्ली को बनाई था। इल्तुतमिश दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था, और इल्तुतमिश दोस्तों ध्यान दीजिएगा गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक भी था। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए।
इल्तुतमिश दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश के शासनकाल में कुतुब मीनार का कार्य जो है पूरा हुआ और बनकर एक प्रकार से तैयार हुआ था। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में इक्ता प्रणाली को लागू किया। इक्ता प्रणाली जो थी, इक्ता का शब्द है अरबी शब्द है, इक्ता क्या है, एक अरबी शब्द है और जिसका अर्थ होता है भूमि। क्लियर है दोस्तों, ये जो इक्ता भूमि होती थी, सैनिक व गैर सैनिकों को नगद वेतन के बदले में भूमि प्रदान की जाती थी। क्लियर है, जो भूमि होती थी उसे इक्ता कहते थे और जो भूमि को लेता था उसे इक्ता दार कहलाता था। क्लियर है, अब आपको आपके माइंड में हर एक पॉइंट दोस्तों सेट हो गया होगा। तो चलिए इसको मिटाते हैं और आगे भी हम लोग कहानी को समझते हैं। क्लियर है दोस्तों, तो दोस्तों इल्तुतमिश क्लियर है, तो इल्तुतमिश दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम अरबी सिक्के का प्रचलन किया था। इसने कौन सा अरबी सिक्के, कौन से सिक्के का प्रचलन किया था? अरबी सिक्के का प्रचलन किया था। क्लियर है दोस्तों, अरबी सिक्के ध्यान दिए दोस्तों, उसने चांदी का टांका और तांबे का जीतल, पॉइंट समझ गए क्या? चांदी का टांका और तांबे का जीतल नामक सिक्के चलाए। क्लियर है दोस्तों, तो अरबी सिक्के का प्रचलन किसके द्वारा सर्वप्रथम किया गया? इल्तुतमिश के द्वारा। उसने दोस्तों चांदी के टांका तथा तांबे के जीतल का प्रचलन किया और दिल्ली में दोस्तों इसने टकसाल भी खोले। टकसाल मतलब एक प्रकार से सिक्के ढालने वाली मशीन। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। क्लियर है, तो इल्तुतमिश ने दोस्तों सर्वप्रथम कौन क्या किया? अरबी सिक्के जो कि चांदी का टांका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था। क्लियर है, और दोस्तों इसने प्रथम टकसाल जो था दिल्ली में स्थापित किया था। क्लियर है, और दोस्तों और भी पॉइंट याद रखना दोस्तों, जो टांकों पर, क्लियर, टांकों पर टकसाल का नाम लिखने का परंपरा भारत में सर्वप्रथम इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। जो टांका होता था, टांकों पर ध्यान दीजिएगा, जो टकसाल का नाम लिखने की जो प्रथा होती थी वो इल्तुतमिश के शासनकाल में ही प्रारंभ किया गया था। क्लियर है दोस्तों, इसको मिटाते हैं और भी पॉइंट, चलो इसी में लिख देते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक पॉइंट और याद रखना है कि सिक्कों पर, यानी जो इल्तुतमिश के जो सिक्के थे उस पर दोस्तों शिव की नंदी व चौगान घुड़सवार अंकित होते थे। क्या दोस्तों? शिव की नंदी, क्लियर है, और वह चौगान के घुड़सवार अंकित होते थे। क्लियर है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश के सिक्कों पर दोस्तों शिव की नंदी और चौगान के घुड़सवार अंकित होते थे। तो चलिए दोस्तों एक प्रश्न आपको ये बताना है कि वह कौन सा शासक था जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी? क्लियर है, वह कौन सा शासक था जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्लियर है, तो शिव की नंदी और चौगान के घुड़सवार अंकित होते थे इल्तुतमिश के सिक्कों पर। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया? इल्तुतमिश दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दिल्ली का इल्तुतमिश दिल्ली का एकमात्र ऐसा सुल्तान था दोस्तों जिसने सुल्तान की पद धारण की, सुल्तान की उपाधि धारण कर, क्लियर है, स्वतंत्र सल्तनत को स्थापित किया था। क्लियर है, तो दिल्ली का प्रथम शासक जिसने सुल्तान, ध्यान दीजिएगा, सुल्तान की उपाधि धारण की,
यानी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? तो दोस्तों वो था इल्तुतमिश था। क्लियर है? इल्तुतमिश दोस्तों 40 कितने 40 योग्य सरदारों का 40 योग्य इल्तुतमिश दोस्तों 40 योग्य तुर्क सरदारों के एक दल 40 दल का गठन किया। योग्य सरदारों का दल, क्लियर है? 40 दल का गठन किया, 40 दल का गठन किया। तो यहां पर प्रश्न पूछता है कि 40 दल का गठन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा किया गया। 40 दल में कितने सरदार थे? तो दोस्तों 40 योग्य तुर्क सरदार थे। क्लियर है? 40 दल को दोस्तों चहलगानी, क्या दोस्तों? चहलगानी के नाम से भी हम जानते हैं। चाहे चहलगानी लिखा हो चाहे 40 दल लिखा हो तो आपको घबराना नहीं। क्लियर है दोस्तों? दोस्तों इल्तुतमिश की सफलता में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान भी था। इल्तुतमिश दोस्तों एक न्यायपूर्ण शासक था, यानी एक प्रकार से बहुत ही अच्छा न्याय करता था। इल्तुतमिश ने दोस्तों या इल्तुतमिश के अनुसार इसने अपने महल में, कहा दोस्तों? अपने महल के सामने एक यानी संगमरमर के 2 शेरों की मूर्तियां स्थापित करी थी। थोड़ा सा मिटाते हैं तो बनाते हैं थोड़ा महल छोटा सा। जैसे ये महल है, क्लियर है? ये महल है और महल का जो दरवाजा होता है दोस्तों, यहीं पर दोस्तों संगमरमर के, क्या? संगमरमर के 2 शेरों को स्थापित किया था। कितने? 2 शेरों को स्थापित किया था। क्लियर है? तो 2 शेरों को स्थापित किया था, दोनों एक प्रकार से तरफ एक से दूसरी तरफ एक से, और इन शेरों के गलों में दोस्तों क्या? घंटी बांधी जाती थी। क्या बना जाता दोस्तों? घंटी। ये घंटी न्याय का प्रतीक होता था। यानी कहने के तात्पर्य साधारण भाषा में इल्तुतमिश ने अपने राजमहल के सामने जो मतलब गेट होता था, वहीं पर संगमरमर के 2 शेरों को स्थापित किया और उसके गले में दोस्तों घंटियां बांध दी, और जिस किसी व्यक्ति को न्याय चाहिए वो उस घंटी को बजाता था और उसकी हर एक मुराद को क्या किया जाता? पूरा किया जाता था। क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश ने रणथंभौर पर आक्रमण किया। इसी कारण रणथंभौर जीतने वाला प्रथम शासक दोस्तों इल्तुतमिश था। क्लियर है? तो रणथंभौर जीतने वाला प्रथम शासक कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश था। क्लियर है? और भी पॉइंट्स हैं, घबराना नहीं है, लगी रहिए दोस्तों, और भी समझना है, क्योंकि हम अपने जोश को कम नहीं करना है। हमारे अंदर वही उमंग होनी चाहिए जो रोज होती है। क्लियर है दोस्तों ग्वालिया, क्लियर है? ग्वालिया, कहीं कहीं ग्वालियर भी लिखा रहता है। क्लियर है? ग्वालिया विजय के उपलक्ष्य में, क्या दोस्तों? ग्वालिया विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इल्तुतमिश ने सिक्कों पर रजिया का नाम लिखवाया था। तो ग्वालिया विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों इल्तुतमिश ने एक सिक्का ढलवाया। इस सिक्के पर दोस्तों रजिया का नाम लिखवाया था। रजिया दोस्तों इसकी पुत्री का नाम था, कि जो कि एक योग्य थी। आगे चलकर ये रजिया ही सुल्तान बनेगी, और रजिया दोस्तों देश की प्रथम महिला सुल्तान भी है। क्लियर है? तो ग्वालिया विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों किसने? इल्तुतमिश ने अपने सिक्कों पर अपनी पुत्री रजिया का नाम लिखवाया। क्लियर है? रजिया का क्या किया था दोस्तों? नाम लिखा। इल्तुतमिश ने दोस्तों मोहम्मद गोरी की स्मृति में, किसकी स्मृति में? मोहम्मद गोरी की स्मृति में। मोहम्मद गोरी कौन था दोस्तों? ये कुतुबुद्दीन ऐबक का एक प्रकार से सुल्तान था, यानी मतलब एक प्रकार से यानी कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी का गुलाम था, ऐसा मान सकते हैं। और इल्तुतमिश किसका गुलाम था दोस्तों? जल्दी बताओ, इल्तुतमिश किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्लियर है?
तो इल्तुतमिश ने मोहम्मद गोरी की स्मृति में क्या हुआ दोस्तों, मदरसा ए मुइज्जी, क्या दोस्तों, मदरसा ए मुइज्जी व, पहले लिख लेते हैं, क्या दोस्तों, मदरसा ए मुइज्जी, क्लियर है, किसकी, मोहम्मद गोरी की स्मृति में मदरसा ए मुइज्जी व अपने पुत्र की स्मृति में नासरी मदरसा बनवाया। यानी पुत्र की स्मृति में दोस्तों नासरी मदरसा बनवाया, क्लियर है। तो मोहम्मद गोरी की स्मृति में मदरसा ए मुइज्जी और पुत्र की स्मृति में नासरी मदरसा बनवाया, क्लियर दोस्तों। इल्तुतमिश को गुम्बद निर्माण का पिता कहा जाता है। गुम्बद जानते हैं, देखते होंगे मस्जिद में जो गोल आकार का होता है ना, ऐसे बना देते हैं, जैसे ये है, क्लियर है, या आप मंदिर भी देखेंगे तो ये गुम्बद ऐसे बना देते हैं, गुम्बद निर्माण, क्लियर है, या ऐसे बना देते हैं, ऐसे कुछ होता है, हाँ अब बन तो नहीं रहा है, लेकिन आप मंदिर मस्जिद देखेंगे उसमें गुम्बद होता है, क्लियर है। तो गुम्बद निर्माण का पिता कहा जाता था। इसने सुल्तानगढ़ी मकबरा अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद की कब्र पर निर्मित करवाया, क्लियर है। तो यहां लिख देते हैं सुल्तानगढ़ी मकबरा मतलब जानते हैं, जैसे अब कोई मर जाता है तो जहाँ दफनाया जाता है वहाँ पर एक घर बना दिया जाता है। जैसे आप ताजमहल सुने हैं ना, तो ताजमहल एक मकबरा है, क्लियर है, महल नहीं है, वहाँ कोई राजा रानी निवास नहीं करते हैं, बल्कि किसी लाश है, जैसे शाहजहां की लाश और उनकी पत्नी का लाश है, क्लियर है। तो सुल्तानगढ़ी मकबरा अपने पुत्र नसरुद्दीन महमूद, इनके पुत्र का क्या नाम था दोस्तों, नासरुद्दीन महमूद की कब्र पर बनवाया, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुल्तानगढ़ी मकबरे पर पहला गुम्बद दोस्तों अपने पुत्र, ये पहला गुम्बद बनवाया। ये जो मकबरा बनाया गया ये नसरुद्दीन महमूद की कब्र पर बनाया गया है, क्लियर है, किसकी कब्र पर दोस्तों बनाया गया है, नासरुद्दीन महमूद की कब्र पर, जो कि इसका पुत्र था। और दोस्तों ये एक प्रकार से मृत्यु हो गई, कैसे मृत्यु हो गई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था ये, इसलिए इसकी हिस्ट्री को इतिहास के पन्नों पे ज़्यादा नहीं लिखा गया, बस इतना लिखा गया कि इसकी दोस्तों मृत्यु हो गई है, क्लियर है। और दोस्तों ये भारत का पहला मकबरा भी है। तो भारत का पहला मकबरा क्या है, सुल्तानगढ़ी मकबरा। चलिए प्रश्न बताइए, भारत की पहली मस्जिद का नाम बताइए और उसका नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्लियर है। अगर नहीं लिखेंगे तो आप लोगों को कल डंडा से पीटेंगे, क्लियर है। तो भारत का पहला मकबरा सुल्तानगढ़ी मकबरा, और भारत की पहली मस्जिद का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैंने आपको बताया था, डेली लेक्चर लेते होंगे तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों 30 अप्रैल, क्या दोस्तों 30 अप्रैल दिख रहा है कि नहीं भाई, 30 अप्रैल 1500, कब दोस्तों 30 अप्रैल 1500 नहीं है 1236 ईस्वी, 1536 क्यों बोलता हूं मैं, मेरा भी दिमाग आउट हो गया है। 30 अप्रैल 1236 ईस्वी की दोस्तों दुनिया छोड़ के चला गया इल्तुतमिश। यानी ये अब गुलाम वंश का, अब ध्यान दीजिए, गुलाम वंश की दुनिया या गुलाम वंश का जो राजवंश था उसको छोड़कर चले गए, अल्लाह को प्यारे हैं, क्लियर है। तो 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश की क्या हो गई दोस्तों, मृत्यु हो गई, क्लियर है। इसकी मृत्यु के बाद दोस्तों अगला शासक बना, लेकिन रुकनुद्दीन था, फिर इसके बाद इसकी बिटिया रजिया सुल्तान बनेगी। दोस्तों ये बहुत ही प्यारा लेक्चर था जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, और हमने
सीरियल बाय सीरियल हर एक टॉपिक पर लेक्चर ले रहे हैं। आशा है कि ये लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया है। दोस्तों यदि अच्छे से समझ में आया है तो अच्छे से दोस्तों आप लोग वीडियो को देखिए, लास्ट तक देखिए, पूरा वीडियो वॉच कीजिए, जल्दबाजी मत काम कीजिए, क्योंकि जल्दबाजी में कोई मतलब नहीं निकलता है। क्लियर दोस्तों? और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों को शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों अगर मैं लिखते समय ना दिखूं बोर्ड पर तो आप लोग घबराना मत कि कहाँ चले गए हैं, हम तो यही हैं, आवाज़ सुनाई देगी, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर जगह की प्रॉब्लम है, इसी कारण थोड़ा क्लियर डिसबैलेंस होता रहता है। ओके, तो चलिए दोस्तों कल फिर मिलते हैं एक नए लेक्चर और एक प्यारे लेक्चर के साथ, जो कि हमारे देश की प्रथम महिला सुल्तान होगी, जिसका नाम होगा रजिया सुल्तान। अगले एपिसोड में हम रजिया सुल्तान की हिस्ट्री के साथ मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप लोग भी बोल दिए जय हिंद जय भारत।